जैसे हम लोग हाइड्रेशन और आपका लैटिस एंथैल्पी पे बात कर रहे हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी बात हुई थी, क्या बात हुई थी कि आपको क्या करना है, हाइड्रेट करना है अपने क्रिस्टल को, लैटिस को। 1 मोल को हाइड्रेट कर रहे थे हम लोग। और लैटिस एंथैल्पी की हमने बात की थी, तो हमने बोला था कि 1 मोल क्रिस्टल अगर किसी आयनिक कंपाउंड का है तो उसको हम लोग किसके, उसके गैसीय आयंस में तोड़ देते हैं। अगर कंस्टिट्यूएंट गैसीय आयंस में, तो जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है आपको, उसी को आपने कहा था लैटिस को ब्रेक करने के लिए, 1 मोल लैटिस को ब्रेक करने के लिए इनटू इट्स गैसियस आयंस, तो उतनी जितना अमाउंट दोगे उसको आप बोलोगे लैटिस एंथैल्पी। ठीक है। तो जैसे मान लो आप कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसको आपने लैटिस एंथैल्पी दी, तो उसका लैटिस ब्रेक हो गया। फिर उसके बाद मान लीजिए आप वाटर में उसको डिसॉल्व करते हो, वाटर में डालते हो, तो वाटर में डालोगे तो हाइड्रेट होगा, तो हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन होगा तो उसमें भी कुछ एनर्जी निकलेगी। लैटिस टूटा तो एनर्जी दी, फिर हाइड्रेशन हुआ तो हाइड्रेशन में एनर्जी बाहर निकली, है ना। इन दोनों एनर्जी को देने या लेने के बाद जो बात हुई वो ये हुआ कि जो आपका सब्सटेंस था वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया पूरी तरीके से, तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो अगर हम बोले एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है आपका, मतलब सॉल्यूशन बनने में कितना एनर्जी में चेंज आया, वो होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्लस लैटिस एंथैल्पी, दोनों एंथैल्पी लगी तब सॉल्यूशन बना, है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई आपने क्या किया, जैसे एग्जांपल NaCl का ही ले लेते हैं। NaCl का क्रिस्टल लिया था, मतलब सॉलिड लिया था, इसका आपने 1 मोल लिया, इसको आपने ब्रेक किया Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसेस में। इसमें जो एनर्जी का अमाउंट लगा उसको आपने क्या कह दिया, उस एनर्जी के अमाउंट को आपने बोल दिया लैटिस एंथैल्पी। H एंथैल्पी शो करता है, लैटिस लिख दिया तो लैटिस एंथैल्पी। फिर उसके बाद हमने बोला कि ये जो Na प्लस गैसियस है ये हाइड्रेट हुआ, वाटर ले लिया एक्सेस में। हाइड्रेट करने के लिए सॉल्वेंट जो होता है वो क्या ले लेते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, तो Na प्लस एक्वस बन गया, या इसी को बोल सकते हो Na प्लस हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन बन गया ये। इसी तरीके से Cl माइनस गैसियस भी क्या बन गया, एक्सेस में पानी में डिसॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा Cl माइनस एक्वस, या इसी को कह सकते हो Cl माइनस हाइड्रेटेड आयन। ये बन गया, है ना। अब ये वाला जो प्रोसेस हुआ था उसमें डेल्टा H क्या था, डेल्टा H आपका दोनों प्रोसेस को मिला के जो डेल्टा H लगा उसको हमने बोला डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोली। अब ये पूरा प्रोसेस जब हुआ तो सॉल्यूशन बन गया। तो मान लीजिए सपोज, मान लीजिए इसकी वैल्यू है आपकी, इसकी वैल्यू है आपकी +100 जूल, इसकी वैल्यू है +100 जूल पर मोल, और ये जो डेल्टा H हाइड्रेशन आता है इसकी मान लीजिए आती है वैल्यू -50 जूल पर मोल। तो टोटल अगर हम लोग सोल्यूशन की निकालेंगे डेल्टा H, अब तो सोल्यूशन बन गया, तो जब हम लोग टोटल डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे तो हम बोलेंगे डेल्टा H लैटिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन, डेल्टा H लैटिस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। अगर मान लो हमने बोला लैटिस को ब्रेक करने के लिए 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी थी, और ये वाले में एनर्जी निकली है, जहां एनर्जी निकलती है वहां डेल्टा H माइनस में लेते हैं। मान लो ये वाले प्रोसेस में -50 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकली है, तो ओवरऑल में 50 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ऐसे ही मैंने एक डेटा ले लिया है, ऐसा मतलब ये कोई रियल डेटा नहीं है,
समझाने के लिए। डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये क्या आ जाता है, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन बन जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? हो गया? अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि भाई किस कंडीशन में हाइड्रेशन होगा, किस कंडीशन में हाइड्रेशन नहीं होगा, तो देखो होता क्या है। हो गया? एग्जाम्पल ले लिया जाए। अब देखो, जैसे मान लो हम लोग बात कर रहे हैं कि सॉल्ट कब डिजॉल्व होगा, और दो कंडीशन आती है, सॉल्ट कब अनडिजॉल्व रहेगा, मतलब पानी में कब सॉलेबल हो जाएगा और कब सॉलेबल नहीं होगा। तो इसकी एक कंडीशन है, अगर सॉल्ट को डिजॉल्व होना है, सॉल्ट को सॉलेबल होना है, तो जो हाइड्रेशन की एंथैल्पी है वो ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी से, लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए। हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगी तभी सॉल्ट डिजॉल्व होगा। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी नहीं है, कम अमाउंट है हाइड्रेशन एंथैल्पी का, लैटिस एंथैल्पी बड़ी है, तो क्रिस्टल ब्रेक नहीं हो पाता है। लैटिस एंथैल्पी का अगर अमाउंट बड़ा है तो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो पाएगा पानी। ठीक है, इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी छोटी होनी चाहिए और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। हो गया? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे हाइड्रेशन पे ही, कि बोलते हैं जैसे कि आपने मान लो ले लिया लिथियम प्लस ले लिया, सोडियम प्लस ले लिया, है ना, लिथियम के बाद कौन सा आता है, पोटेशियम प्लस ले लिया, रुबिडियम प्लस ले लिया, है ना, सीजियम प्लस ले लिया, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं आयंस, फर्स्ट ग्रुप के आयंस हैं ये। तो ऐसा देखा जाता है जब आप इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो ना, जब H2O में आपने डिसॉल्व किया
तो आप क्या देखते हो कि जो सबसे छोटे वाला आयन है ना, जिसकी आयनिक रेडियस कम है, जैसे इसमें अगर आयनिक रेडियस का ऑर्डर देखोगे तो लिथियम सबसे छोटा होगा। जैसे जैसे ग्रुप में आगे जाएंगे सबका साइज, आयनिक साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आयनिक रेडियस का ऑर्डर हमको देखने को ये मिलता, लिथियम से सीजियम तक आयनिक रेडियस बढ़ती है। जब आयनिक रेडियस, जैसे मान लो लिथियम है, ये लिथियम प्लस की आयनिक रेडियस ये है, और अगर मान लो सीजियम प्लस की आयनिक, इतना बड़ा, इतना तो रेडियस ही नहीं होता, एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको, लिथियम प्लस की मान लीजिए ये है और सीजियम प्लस की रेडियस ये है, इतना बड़ा है। तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो यहाँ पे जब वाटर हाइड्रेट करने के लिए आता है, तो आपको पता है जब वाटर हाइड्रेट करने के लिए आएगा तो उसका माइनस एंड इधर आएगा, अटैच होगा। H2O मॉलिक्यूल जब आता है अपने माइनस एंड को लेता हुआ, तो ऐसा देखा जाता है कि जो छोटा है ना, जो छोटा रेडियस वाला है, उसका न्यूक्लियस ज्यादा पास है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ अटैच कराता है। और जो ये बड़ा वाला है, इसका न्यूक्लियस तो इधर है, तो ये जो है ये लेस H2O को अपने तरफ अटैच करा। यहाँ पे जो H2O है वो कुछ इस तरीके से बड़े वाले में अटैच होते हैं चारों तरफ से, कि अगर हाइड्रेटेड आयन की रेडियस बोले, हाइड्रेटेड आयन की रेडियस का मतलब समझ रहे हैं? हाइड्रेटेड आयन की रेडियस का मतलब है कि जब हाइड्रेशन हो गया, वाटर मॉलिक्यूल खूब सारे अटैच हो गए, तो एक लिथियम प्लस को सेंटर में ले लो और इसके चारों तरफ जितने H2O ऐसे अटैच हैं, इस रेडियस की बात करो, ये होगी हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड आयन की रेडियस। तो ये देखा गया है कि जो छोटा आयन होता है उसका हाइड्रेशन इतना ज्यादा होता है कि इसकी जो हाइड्रेटेड आयन की रेडियस है ना, वो बड़े वाले आयन की हाइड्रेटेड रेडियस से बड़ी हो जाती है। मतलब पानी में इफेक्टिवली छोटा वाला आयन बड़ा दिखेगा, उसके चारों तरफ H2O ज्यादा इकट्ठा हो गए, और जो बड़ा आयन था वो कैसा दिखेगा, उसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी, उसके कंपैरिजन में, छोटे वाले के कंपैरिजन में कम आएगी। तो हाइड्रेटेड रेडियस किस, हाइड्रेटेड आयन की रेडियस किसकी ज्यादा होती है, हाई इन केस ऑफ स्मॉल आयन। हाइड्रेटेड रेडियस लिथियम की बड़ी हो जाती है और सीजियम की हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो जाती है, छोटी। इफेक्टिवली ऐसा देखा गया। तो इसकी रेडियस बड़ी हो गई, ज्यादा H2O मॉलिक्यूल अटैच हो गए, तो अब इसको पूरा, ये पूरी एंटाइटी इसको बोला जाएगा, तो ये वाली बोला जाएगा, है ना। अगर इसकी रेडियस बड़ी हो गई मतलब ये वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्युपाई करेगा। तो ओवरऑल में बोलते हैं कि जो छोटा वाला आयन होता है जब वो हाइड्रेट हो जाता है तो वो बल्की हो जाता है, भारी वाले आयन के कंपैरिजन में। सीजियम प्लस वैसे मास इसका ज्यादा होता है, अगर केवल इस आयन की बात करोगे, पानी को छोड़ दो, हटा दो, तो मास इसका ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब हाइड्रेशन हो जाता है तो छोटा वाला आयन बल्की बन जाता है, भारी बन जाता है, और बड़ा वाला आयन उसके कंपैरिजन में क्या रहता है, छोटा ही रहता है हाइड्रेशन के बाद। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रेटेड जो है आयन, ये नोट हो गई स्लाइड। तो ऐसे लिख सकते हैं Li प्लस हाइड्रेटेड इज ग्रेटर देन Cs प्लस हाइड्रेटेड। ये बल्कि हो जाएगा, और अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन के अंदर, आयनिक मोबिलिटी एक टर्म यूज किया जाता है, आयनिक मोबिलिटी।
आयनिक मोबिलिटी का मतलब हाइड्रेशन के बाद आयन कितनी स्पीड से भाग रहा है। तो जो चीज बल्की हो गई उसकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो आयनिक मोबिलिटी इसकी क्या हो जाती है। आयनिक मोबिलिटी अगर देखें तो Li प्लस हाइड्रेटेड की रेडियस तो सबसे बड़ी थी, लेकिन आयनिक मोबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। सीजियम प्लस हाइड्रेटेड है ना, तो हाइड्रेटेड रेडियाई लिथियम के, ओरिजिनली लिथियम सबसे छोटा था, हाइड्रेटेड रेडियाई लिथियम की सबसे बड़ी हो गई और सीजियम की सबसे छोटी हो गई, लेकिन आयनिक मोबिलिटी लिथियम की सबसे छोटी हो गई क्योंकि बल्कि बन गया। रेडियस की बात करोगे अगर तो लिथियम प्लस हाइड्रेटेड की सबसे ज्यादा, फिर यही ऑर्डर लिख लो, सोडियम प्लस हाइड्रेटेड की रेडियस की बात कर रहे हैं, फिर पोटेशियम प्लस हाइड्रेटेड की, रुबिडियम प्लस हाइड्रेटेड की, और सबसे छोटी किसकी देखने को मिली, सीजियम प्लस। कोई समस्या हो तो बोलिए। चलिए अब हम लोग आज एक नया टॉपिक, बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना, एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहले बेसिक समझा देंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जल्दी से आंसर कैसे निकालें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। देखो ध्यान से, पहले बोर्ड पे देखो फिर बात करते हैं। हमने पढ़ी थी अभी तक, कौन सी थ्योरी पढ़ी थी, VBT थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा हमने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम लोगों ने ओवरलैपिंग की बात की, है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की, सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करी हमने, ये सब सारी बातें करी, है ना। इसमें हमने बात की मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन, अगर आगे जब हमने पढ़ा एडवांस थ्योरी तो शेप पढ़ लिया, ये सब चीजें हमने पढ़ी, है ना। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी थी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू नहीं मिली, जैसे कि एक जो प्राइम है, प्राइम बात है वो ये है कि जैसे मान लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू अगर हम लोग O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, तो 2 की अगर शेयरिंग होगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं सबके सब पेयर्ड हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर में है, 2 का पेयर ये, 2 का ये हो गया, 2 का ये हो गया, या ऐसे भी कह सकते हो इन 2 को ले लो, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं आपके, पेयर्ड हैं, तो ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। VBT
के थ्रू हम ये देख रहे हैं। और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड दिखेंगे, उसमें होता है डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि आपका जो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगाओगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो मॉलिक्यूल जो होगा वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। और आपका पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि वो रिपेल। यहाँ पे जो हमारा मतलब है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से, अभी जो मतलब है वो मोटी मोटी बात ये है कि जिस सिस्टम में सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, वो सिस्टम होगा पैरामैग्नेटिक, और वो सिस्टम जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, सारे के सारे पेयर्ड हैं, वो सिस्टम होगा डायमैग्नेटिक। तो वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये होना चाहिए था आपका मॉलिक्यूल, जो होना चाहिए था ये कैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था डाया मैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रॉन सारे पेयर होते हैं तो मॉलिक्यूल होता है डायमैग्नेटिक। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो बोला गया भाई अगर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, पैरामैग्नेटिक का तो मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं जिस स्ट्रक्चर की, उसमें सारे पेयर्ड हैं, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर किसी और तरीके से एक्सप्लेन होगा जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने प्रूव किया कि O2 मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही था कि O2 को पैरामैग्नेटिक प्रूव करना था, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं प्रूव कर पा रही। दूसरा पॉइंट जो है MOT का, वो ये है कि भाई बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जो कलर्ड होते हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। कलर जो आता है वो क्यों आता है, उसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं कहती कि किस कोई कंपाउंड अगर कलर्ड है तो क्यों है, क्या रीजन है ना। तो ये सारी बातें ऐसे थी। कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप भी नहीं पता लग रहे थे, कुछ के शेप भी डिसाइड नहीं हो पाते थे वीबीटी से। तो ये सब को देखते हुए, इन सब के आंसर को देने के लिए अब कौन सी थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक, अब इस थ्योरी का जो प्राइम पार्ट है वो समझेंगे ध्यान से, फिर नोट कर लीजिएगा आप आराम से, टाइम दूंगी, पहले ध्यान से समझ लो क्या है मॉलिक्यूलर। जैसे हम लोग बात कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो हमने बोला था जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हमने क्या बोला कि एक हाइड्रोजन का 1s है, दूसरे हाइड्रोजन का 1s है, दोनों ओवरलैपिंग करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और HH सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब ये ओवरलैपिंग करते हैं, जब मॉलिक्यूल बनता है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं कि जैसे इंटरफेरेंस होता है ना, कि वेव फंक्शन जो है वो वेव फंक्शन एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में मीट करते हैं और एक बार नेगेटिव, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में मीट करते हैं। जैसे हमने बात करी थी पॉजिटिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल की जो वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन दो तरीके से मीट करेगा और एक के थ्रू बनता है। वहां पे हमने बोला था कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड केवल ओवरलैपिंग हो गई एटॉमिक ऑर्बिटल के और बन गए। यहाँ पे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड करके दो नए तरीके के ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं उनको हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और उसमें से भी एक की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, और एक की एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसी चीज दिखती है तो वहां पे बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम देते हैं, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसी चीज होती है तो वहां पे कौन सा बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे सीधे ओवरलैप नहीं करेगा, जब ओवरलैपिंग करेगा तो दो नए तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, जिनको दो नाम देंगे, एक को बोलेंगे बॉन्डिंग, एक को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, बॉन्डिंग की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। बॉन्डिंग बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, एंटी बॉन्डिंग बनेगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। कैसे दिखाते हैं समझिए जरा सा ध्यान से। जैसे हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में बोला था ना कि भाई आपका एक एस और एक पी मिल करके दो नए sp ऑर्बिटल बनाता है, तो वो तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल था। यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइंड होता है तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि H2 बनना है, क्या प्रिपेयर होना है आपका H2, तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इसका 1s ऑर्बिटल है और इसका 1s ऑर्बिटल। ठीक, अब इसका 1s और इसका 1s दोनों के 1s क्या करेंगे, आपके कंबाइंड करेंगे, और इनका जो कॉम्बिनेशन का मेथड होता है उसको एक स्पेशल नेम देते हैं, LCAO मेथड। क्या नाम देते हैं, LCAO मेथड। LCAO मेथड का नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लो ये एक ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसको साई ए बोल दो, साई से डिनोट करते हैं वेव फंक्शन को, और इसको साई बी बोल दो। दोनों हाइड्रोजन के ही हैं, लेकिन एक का नाम रख दिया साई ए और एक का नाम रख दिया साई बी। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, एक बार तो ऐसा हो सकता है कि साई ए प्लस साई बी हो जाए, और एक बार ऐसा हो सकता है साई ए माइनस, एक बार साई ए प्लस साई बी हो सकता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक बार क्या हो सकता है, साई ए माइनस साई बी हो सकता है। यानी कि दो वेव्स जो हैं वो आपकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और एक बार होगा सेम डायरेक्शन में जाएगा, है ना। अब इस तरीके का साई ए और साई बी जो है इनको बोलते हैं हम लोग वेव फंक्शन। क्या नाम देते हैं इनको, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाँ जी, क्या नाम है राजवंश। साई ए और साई बी जो है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वेव फंक्शन, है ना। वो है आपका साई ए और साई बी। एक तरीके से आप बोल दो कि अगर किसी पार्टिकल को वेव कह रहे हो तो उसके लिए एक क्वांटिटी डिसाइड होती है जिसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। तो अगर एक को ए नाम दे दिया दूसरे को बी, तो इसके लिए साई ए हो गया, दूसरे के लिए क्या हो गया, साई बी हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो हमेशा जब डेंसिटी निकालते हैं ना, जब भी डेंसिटी निकालते हैं तो ये जो वेव फंक्शन होता है इसको स्क्वायर करते हैं, तो साई ए स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे वाले की आ जाएगी साई बी स्क्वायर। मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक ये पड़ा हुआ था और एक ये पड़ा था,
अलग अलग थे, जब कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, तो इसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साई ए स्क्वायर बोल सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं साई बी स्क्वायर। जब ये लीनियरली कंबाइंड करेंगे तो इसकी डेंसिटी चेंज होगी, और कैसे चेंज होगी देखिए, जब हम बात करें कंस्ट्रक्टिव और एक हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव। जब डिस्ट्रक्टिव की बात करोगे तो बोलोगे ये इसकी चेंज होगी साई ए माइनस साई, ये टर्म आएगा, और साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर अगर लोगे तो ये आएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो तब सबको पता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन में। अगर मान लो कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये जुड़ जाते हैं, डेंसिटी क्या होगी, जुड़ जाएगी, तब क्या हो जाएगी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए। इसका ज्यादा काम नहीं, पर थोड़ा सा समझते हैं। जब कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था तब टोटल डेंसिटी थी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। जब कॉम्बिनेशन हुआ और कंस्ट्रक्टिव हुआ तो अगर देखो तो इतना अमाउंट और बढ़ गया डेंसिटी का, और यहाँ पे जब डिस्ट्रक्टिव हुआ तो इतना कम हो गया, माइनस हो गए, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको हम लोग नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अभी इसको बिल्कुल इजी वे में भी समझा देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे वहां पे सिग्मा बन रहा था, पाई बॉन्ड बन रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी बनेंगे सिग्मा और पाई। एंटी बॉन्डिंग को पहचानने का तरीका होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसके ऊपर स्टार लगा देंगे, अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टार। एंटी बॉन्डिंग वाला जो बनता है इसकी स्टेबिलिटी कम होती है और एनर्जी इसकी हाई होती है। मतलब आप बोलोगे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं LCAO मेथड से, तो एक ऑर्बिटल, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है, उसको नाम क्या दोगे, एंटी बॉन्डिंग, और एक ऐसा होगा जिसकी स्टेबिलिटी हाई और एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए, दो बना लिए, एक का नाम एंटी बॉन्डिंग, एक का नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में बोलते हैं ABMO, इसको बोलते हैं BMO। ये अगर बन रहा है सिग्मा या पाई बॉन्ड तो इसको केवल सिग्मा या पाई लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार। जहां स्टार लगा है मतलब किसकी बात हो रही है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक, अब थोड़ा सा सिंपल उसमें चलते, कि मतलब अपने को करना कैसे, क्वेश्चंस कैसे करने, H2 की बात हो रही तो कैसे हो रही है, देखो ध्यान से। H2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसको, किसके थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका बना रहे हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो कर रहे हैं, तो इसका जो बनाएंगे, जो पिक्चर अब बनाने जा रहे हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, MOD। क्या बनाने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, MOD बनाना चाह रहे हैं।
कैसे, देखिए ध्यान से, एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, और ये दूसरा वाला यहाँ न्यूक्लियस फॉर्म, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एओ लिखते हैं शॉर्ट। दोनों क्या करेंगे, कंबाइंड कर रहे हैं, एक की एनर्जी ज्यादा, एक की एनर्जी कम, जिसकी ज्यादा है उसको नाम क्या देंगे, ABMO, एंटी बॉन्डिंग। दूसरे वाले को क्या नाम देंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। ठीक, इसका 1s, इसका 1s जब मिलता है तो बॉन्ड बनता है सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो इनको जो नाम देते हैं उनको नाम ऐसे देते हैं, इसको बोलोगे सिग्मा 1s, ऐसे पढ़ेंगे सिग्मा स्टार 1s, और इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सिग्मा स्टार 1s, और इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा 1s। ठीक, इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो, जैसे हम लोग अबव प्रिंसिपल लेते थे तो हाइड्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या लिखते थे, 1s। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, किसका करते हैं, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल है, ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल जब हम लोग फिल करते थे तो क्या रूल चलता था, रूल ये था कि S में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, P में कितने भरने हैं 6, D में कितने भर सकते हो मैक्सिमम 10, और F में मैक्सिमम कितने भर सकते हो 14। ऐसे ही भरते थे हम लोग अब प्रिंसिपल से। यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो एक एक ब्लॉक ही है, केवल एक एक ब्लॉक है। P जो है वो PX, PY, PZ तीनों में डिफाइन किया जाएगा अलग अलग। तो वहां पे भी यही बात होती थी कि अगर जैसे मान लो P का तुमने ऐसे बोला तो ये तो टोटल 6 है ना, यहाँ पे P को हम एक साथ लिखते थे, PX, PY, PZ में तोड़ के नहीं लिखते थे। अगर डायग्राम बनाते थे तब अलग बात है, लिखते वक्त तो हम P2, P3, P6, P4 ऐसे भरते थे। यहाँ पे जो फिलिंग का तरीका वो ये है कि किसी में अगर P आएगा तो PX अलग है, PY अलग है, PZ अलग है। यानी कि एक जो बॉक्स बनेगा, एक जो ऑर्बिटल बनेगा, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने यहाँ पे फिल करते समय 2 ही भरने। जैसे अभी हम कर रहे हैं किसका कॉन्फ़िगरेशन, H2 का। तो अगर H2 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे, H2 मॉलिक्यूल है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का होगा, दूसरा दूसरे का, 2 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2। तो कैसे फिल किया जाएगा, देखो ध्यान से, सिग्मा 1s में भरना है, सिग्मा स्टार 1s में भरना है। इन्हीं 2 में जाने के चांसेस है, एक है सिग्मा 1s और दूसरा है सिग्मा स्टार 1s। तो होगा क्या, इसकी एनर्जी कम है आप देख रहे हैं, और इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो पहले कम वाले में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो सिग्मा 1s2 हो जाएगा, और सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। इस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बॉन्डिंग, और इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। यानी अगर बोला जाए H2 मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। इतनी बात क्लियर है। अब एक तो MOT थ्योरी से 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपको मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, वो सिखाएंगे आपको। दूसरा आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना एक फॉर्मूला से सिखाएंगे। तीसरा आपको स्पीसीज पैरा है या डाया है वो सिखाया जाएगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे। और चौथा एक और कुछ आता है ना,
बहुत इजी है, अभी देख के अजीब सा लग रहा है पर क्वेश्चंस आपके यूं सॉल्व होंगे। 2 लाइन याद रखेंगे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अभी तक की बात का मोटा मोटा निष्कर्ष क्या था? 2 तरीके का ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी क्या थी? कम, एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाएगा एनर्जी के टर्म्स में, एंटी बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी कम, बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी। H2 मॉलिक्यूल के केस में हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s खाली है। यहाँ पे अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर का यहाँ पे नहीं, मतलब पूरी एमओटी में इसी से निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से। हाफ NB माइनस NB है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, और ये है एंटी बॉन्डिंग में। जैसे H2 की बात करो तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन हमने केवल बॉन्डिंग में भरे थे, एंटी बॉन्डिंग में कितने थे? 0 थे। तो क्या बन जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया H2 के केस में? पहला क्वेश्चन था कैलकुलेट करिए बॉन्ड ऑर्डर, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखा हमने H2 का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल का सिखाया पहले आपको, सिग्मा 1s2 और स्टार 1s, ना भी लिखे तो चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन है केवल सिग्मा 1s2। बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंटी बॉन्डिंग में 0 थे, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। वैसे भी अगर हम लोग देखें तो HH सिंगल बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे भी बनाता है, स्ट्रक्चर से भी और ऐसे भी। अब बात हो रही है स्पीसीज आपकी पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो अगर आप देखो तो आपको क्या बताया था कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो पैरा है, अगर डबल दिखाई देगा तो कैसा है? डाय। तो ऑर्बिटल में कैसा दिखाई दे रहा है? डबल। ये डब्बा ऐसे बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये वाला डब्बा खाली है, ऑर्बिटल खाली है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो कैसी स्पीसीज बन जाएगी? H2 मॉलिक्यूल कैसा होगा? H2 कैसा होगा? डाया। बात क्लियर हुई कुछ? पहले इतना नोट कर लो, फिर थोड़ा सा कुछ उससे सिखाते हैं, डायग्राम वगैरह से और सिखा दे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले इतना नोट करिए। इससे पहले क्या बोला था? कुछ बोला? अच्छा, एमओटी आया क्यों? एमओटी कैसे आया? जल्दी जल्दी नोट करना, थोड़ा नोट कर लीजिए फटाफट। एमओटी आया क्यों? क्यों एराइज हुआ? प्राइम बात इसी से शुरू हुई थी, बात एमओ2 की बात, एमओटी की बात इसी से शुरू हुई। O2 को डिस्कस किया गया। हाँ, all electrons are paired then should be diamagnetic। O2 को डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या होता है देखा गया, पैरामैग्नेटिक।
स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना, सब शुभ शुभ कर रहे हैं। पहली स्लाइड हो गई, जल्दी करो नहीं तो पूरी क्लास इसमें चल जाएगी आज। अगर एक भी अनपेयर्ड दिख गया तो, एक भी बॉक्स में अगर अनपेयर्ड दिख गया अभी बताएंगे, देखते जाइए, अभी तो शुरू हुई है पार्टी, मजा आने वाला है। 2 लाइन याद करेंगे, सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। नहीं नहीं, रोना नहीं, केवल 2 लाइन्स याद करेंगे, सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। थ्योरी समझने में थोड़ी सी नई चीज है। हाँ? अभी आप बोलेंगे क्या है मैम, मस्त थ्योरी है। पैरामैग्नेटिक मिला तो पता लगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन दिखाएगा, एमओटी से पता लगेगा। अभी एमओटी से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो। चलो भैया, पहली स्लाइड हो गई। चलो दूसरा पॉइंट लिख लो, कंपाउंड कलर्ड। कलर्ड कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन बीबीटी से नहीं मिली थी, बहुत सारे कंपाउंड का शेप भी नहीं पता चला। क्या हुआ? बहुत सारे कंपाउंड्स का शेप नहीं पता चला। चलो एमओटी पे आ जाओ। क्या लिखना था, कलर लिखना था। Shape of many molecules cannot be decided by VBT. चलो लिखो। कहाँ बैठ जाएं? बैठ जाएं तो पढ़ाएगा कौन? हंसी इतनी तुम लोग को आती है, हंसने का मतलब कोई वही नहीं है। वेव फंक्शन है आपका। इलेक्ट्रॉन को जब वेव के फॉर्म में एज्यूम किया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन के 2 नेचर हमने पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। तो जब इलेक्ट्रॉन को वेव के फॉर्म्स में एज्यूम करते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी इस क्वांटिटी से डिसाइड होती है, जिसको कहते हैं वेव फंक्शन, है ना।
ये ज्यादा डिटेल में अपने उसमें है नहीं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं है ना अपने हायर क्लासेस में। इसको समझाने के लिए बहुत सारी मैथ्स आपको समझानी होगी, वो भी शायद अभी की मैथ्स में भी नहीं है, वो हायर मैथ्स में ही है। अगर डेंसिटी हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी को वेव फंक्शन के स्क्वायर से निकाला जाता है। तो अगर अलग अलग डेंसिटी निकालोगे तो साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर होगी, अगर दोनों की मिला के निकालोगे तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर होगी। और अब अगर डेंसिटी निकालोगे जब कंबाइंड हो चुके हैं, तो दो तरीके की डेंसिटी मिल सकती है। एक आपको डेंसिटी मिलेगी ये वाली प्लस वाली, और एक मिल जाएगी आपकी माइनस वाली। जैसे वेक्टर जुड़ते हैं उसी तरीके से। किसको? साई साई साई, पी साइलेंट है, पी साइलेंट है, पढ़ते मतलब साई। क्या हो गया ये वाली? हाँ, और जब कंबाइंड हो गए तो ये हो गई, ये हो गया, ये स्लाइड हो गई। ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है, अभी आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक भी बता देंगे। पहले आपको सिखाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, फिर सिखाएंगे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसके बाद फिर से आएंगे इसके एक्सप्लेनेशन पे डायग्राम से। अभी डायग्राम नहीं दिखाया आपको, ठीक है, क्योंकि डायग्राम वाइज जो क्वेश्चंस वगैरह है वो एडवांस में बन सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो दूर है तो पढ़ेंगे तो भी ना। नोट कर लिया? क्या है ये? वेक्टर का फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है ना? क्या है ये? लिख नहीं पा रहे हैं जल्दी जल्दी। एक है बीएमओ, एक है एबीएमओ, एक की एनर्जी कम, स्टेबिलिटी हाई। ऑनलाइन लिख पा रहे हैं बच्चों? ऑफलाइन आवाज ना करें। ऑनलाइन बोलना नहीं है आप लोग। कौन सा में दिख तो तुम रहे हो, ऑनलाइन को बोल रहे हो। अभी तो ये बनाएंगे तो तुम लोग किस में जाओगे? ये जब वेब ड्राइंग नहीं है, ये वेब है। ये कह रही है इसमें तो ड्राइंग करनी है। यही तो मस्त चीज है, यही सिखाएंगे। और क्या, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप बगल वालों से लिखो जिनका नहीं हुआ। क्या लिख रहे हो तुम लोग इतना इसमें? हम नहीं कराएंगे थ्योरी, तुम लोग ऐसे करोगे तो। अब लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, आप साथ साथ लिखना। हाँ, व्हाट्सएप पे भी भेजती हूँ, उसी से नोट करना। चलो, हो गया? क्या? अब व्हाट्सएप से करेंगे। शोर नहीं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग चल रही है। किसकी आवाज आ रही? नहीं मैम, नहीं। डेली तो ये बात नहीं कहती हूँ ना आपसे, आपका ये थ्योरी नहीं हो पाएगा, आप यहीं पे
भटके रहोगे, एक थ्योरी भी एक दिन में नहीं। चुपचाप शांति से बैठो और देखो क्या पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब देखो इसमें बॉन्डिंग और इसमें जो है आपका एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या तरीका है, कैसे हम लोग फिल करेंगे, क्या क्या ऑर्डर रहने वाला है, वो सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं आप ना लिखो, आप ना लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आराम से समझो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल according to molecular orbital theory। चलिए अब दो रूल है इसके, दो रूल याद करने अपने को, इससे अपना काम बन जाएगा। B2 C2 N2 H2 He2, इनके लिए एक रूल चलेगा, और आपका O2 F2 Ne2, इनके लिए अलग रूल चलेगा। ये रूल है लेस देन 14 और 14, अगर इलेक्ट्रॉन है लेस देन 14 या 14 तो आपका ये रूल चलेगा। दूसरा वाला है ग्रेटर देन 14, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 14 से ज्यादा। क्या रूल है देखिए ध्यान से, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम लोग, बोर्ड पे देखो सब लोग। ग्रेटर देन 14 के लिए इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। वहां पे हम कैसे भरते थे आप बाउ प्रिंसिपल में, 1s के बाद आ जाता था 2s, 2s के बाद आ जाता था 2p, 2p के बाद आ जाता था 3s, 3p, 4s, 3d, ऐसे आता था। ठीक, यहाँ पे कैसे आएगा, 1s आया, 1s का एंटी बॉन्डिंग आएगा, फिर 2s आया, फिर 2s का एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे जो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो सिग्मा लिखा जाएगा उसके सामने, और जो पाई बॉन्ड बनाता है उसके सामने लिखा जाएगा पाई। ठीक है, तो O2 F2 Ne2 या ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम में है तो रूल चलेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक, फिर उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद आता है पाई 2px, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, पाई 2py, फिर कॉमा करके पाई स्टार 2px, फिर इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये ऑर्डर नोट करेंगे, पहले इक्वल टू का मतलब सिखाऊंगी क्या मतलब है, फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz। ये पूरा ऑर्डर नोट करो। कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं है इसमें, ये लाइन पूरी याद रखनी है। जैसे हम वहां पे कौन सी लाइन याद रखते थे, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 4s, 3d, वैसे यहाँ याद रखनी है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अभी नई चीजें इसलिए अटपटी लग रही है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई 2py स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ये सिग्मा 2pz था, सिग्मा स्टार 2pz बाद में आता है।
एनर्जी की बेसिस पे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे ऑर्डर। एक याद करेंगे दोनों में काम आएगा, मतलब एक नहीं है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। जब हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम का लिखते हैं तो ये जो सिग्मा 2p z है ना, ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, ये पाई वाला जो पहला लिखा हमने इसके बाद यहाँ पे तो लिखते हैं, इसमें आएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद यहाँ पे आया था सिग्मा 2pz। अब ये सिग्मा 2pz ना आकर के ये आएगा, इसके बाद सिग्मा 2pz जाएगा, मतलब पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन कॉमा सिग्मा 2pz, फिर आएगा आपका, उसके बाद जो ऑर्डर था वही रहेगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2p। पाई बॉन्ड सिखाया था ना, px और py से बनता है, pz से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p। इन दोनों के ऑर्डर में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सिग्मा 2pz था उसको इसके बाद कर दोगे, इसके बाद यहाँ पे कर दोगे, बाकी सब सेम है। अब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, पैराडाया देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, ये सब बातें करेंगे। तो आपको नोट कहाँ करवा रहे हैं, आपका पीछे का तो छूटा हुआ है, बहुत ही स्मार्ट हो रहा है। रूल तो नोट कर लीजिए, दोनों लाइनें तो नोट कर लीजिए, अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। पाई 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 स्टार 2px, नोट कर लिया रूल। अब इस रूल से करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से देखो, बहुत मतलब सही चीज है, आ गई तो रटने वाला पोर्शन तो तुम रट ही लोगे, ये वाली चीज सीख लो तो आपके सारे सवाल बनेंगे। अब जैसे हम लोग कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन He2 का करना चाह रहे हैं, ठीक। हीलियम में एक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 14 से कम वाला है, तो कैसे करेंगे, इस रूल से करना है अपने को। अब सब में अच्छा 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, 4 भर गए, 2 ये हो गया। हाँ एग्जाम्पल, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी, बॉन्डिंग कितने हैं, 2, ये वाले, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया जी। मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरा या डाया, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, 2-2 का सिस्टम दिखाई दे रहा है, कैसा होगा, कोई कुछ बोल रहा है, अरेंज बोलो। स्टेबिलिटी के लिए ध्यान रखिए एक चीज, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के बराबर है या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉन्डिंग से, तो सिस्टम होगा अनस्टेबल।
एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो गए बॉन्डिंग से, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो गए, तो सिस्टम कैसा होता है? अनस्टेबल, ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करता है मॉलिक्यूल। और अगर बॉन्डिंग ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो क्या होगा सिस्टम? तो ये वाला सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिस्टम कैसा है? जीरो आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो, डायमैग्नेटिक स्पीसीज, अनस्टेबल सिस्टम। कोई समस्या? क्या हुआ? बोलिए। ये निकालने सबको आया या नहीं आया? O2 का निकालते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग O2। O2 में अगर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 + 8, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16। 14 से ज्यादा हो गए तो रूल कौन सा चलेगा? ये दूसरा वाला रूल लगाएंगे हम लोग, है ना। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से देखिए। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या था? सिग्मा 2p Z2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए। 5 हो गए ऑर्बिटल तो 10 हो गए। कितने भरने अपने को? 16 फिल करने। इसके बाद क्या है? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये है ना। देखो इक्वल टू का मतलब ये होता है कि ये दोनों का स्टेटस सेम है, एनर्जी सेम है, तो पहले क्या किया जाता है? एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। जैसे यहां तक 10 भर चुके हैं तो 11 12, फिर डबल करोगे 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया। 16 भरने, आगे चलते हैं। पाई स्टार 2px इज इक्वल टू क्या था? पाई स्टार 2py। इन दोनों का भी स्टेटस सेम है, तो स्टेटस सेम इक्वल टू का मतलब है पहले एक एक भरो, फिर और भरने हैं तो तब डबल करेंगे। तो अपने को कितना करना है? अपने को तो चाहिए 16, 14 यहां तक हो चुके हैं, तो 15 16। बहन वो एटॉमिक ऑर्बिटल भर रहे थे, अभी हम लोग कौन से ऑर्बिटल भर रहे हैं? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में px py pz में तोड़ दिया गया है, तो इसलिए दो दो ही भरोगे। बात समझ में आई? अब देखो ये जो सिस्टम है इसके हिसाब से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, लास्ट में एक एक तो दिख गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो स्पीसीज कैसी होगी? पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालो जरा तेजी से, बॉन्ड ऑर्डर निकालो फॉर्मूला लगा के। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले हैं, स्टार वाले गिन लो, बाकी बचे हुए बॉन्डिंग हो जाएंगे। 16 में से स्टार वाले गिनो कितने हैं? स्टार वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी बोलो। 2 4 5 6। ये इसको कौन गिनेगा? 6 हो गए ना। तो अगर एंटी बॉन्डिंग 6 है तो बॉन्डिंग कितने होंगे? टोटल 16 है तो 10 होंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2। वैसे भी दिखता है, बॉन्ड ऑर्डर तो सही निकला था, लेकिन पैरा और डाया में दिक्कत थी। सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल? काउंट कैसे किया? एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले हैं
और बॉन्डिंग विदाउट स्टार। तो एंटी बॉन्डिंग गिन लो पहले, 2 4 6 8 10, और फिर वो बॉन्डिंग हो गए 10, और स्टार वाले देखो 2 4 5 6, 10 - 6 डिवाइडेड बाई 2। अब कर लेंगे कोई भी स्पीसीज, पक्का? अब देखो ध्यान से, अभी क्या टाइम हुआ, शांत रहिए बिल्कुल। N2 का करिए जल्दी से। N2 का करिए। अब देखते हैं आपने सीखा कि नहीं सीखा। B2C2 N2 वाले का रूल एक था, सब लोग करके दिखाइए। सारा आंसर देना है आपको। सारा का मतलब स्टेबिलिटी बतानी है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, पैरा डाया सब बताना है। क्या बोला आपने? शैतानी आप लोग की चरम सीमा पे है बिल्कुल, है ना? है कि नहीं है? तो रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, निकालो N2 का और N2 प्लस का। N2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना। एक बार 14 का निकालोगे, एक बार 13 का। बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। पैरा डाया बोलो, स्टेबल बोलो। निकल गया, सारांश निकल गया। दिखाइए, दिमाग में मत निकालो कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या लिख रहे हो? ये क्या है? ये एस कौन सा है? सही डी लग रहा है हमको तो। ये क्या किया? ये एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन तो निकालो तो, बॉन्ड ऑर्डर कहाँ है? किसका आंसर आ गया? हाँ नहीं बोलिए। सिस्टम अनस्टेबल है। तरुश्री आ गया। तरुश्री आंसर बोलिए। कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है? 7 + 7 14। रूल तो वही वाला लगाना है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। जिसको नहीं आया देख लो बोर्ड पे, आ गया तो भी देख लो। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, है ना? फिर उसके बाद क्या आएगा इसमें? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। 2 2 2 2 8 हो चुके थे, तो यहाँ पे आ गए आपके कितने? 10 12 आ गए। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz, यही आएगा। तो देख लो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने दिखाई दे रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग अक्सर करके कम होते हैं, तो एंटी बॉन्डिंग गिन लिया करिए। 2 4 4 एंटी बॉन्डिंग है 14 के सिस्टम में, तो 10 बॉन्डिंग होंगे।
तो कितना आ जाएगा आंसर बॉन्ड ऑर्डर 3। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पूरा सिस्टम क्या है पेयर्ड है, तो क्या बनेगा डाया। कहीं पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, और सिस्टम स्टेबल होगा क्योंकि बॉन्डिंग जो है आपका एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है। N2 प्लस में ज्यादा क्या अंतर आएगा 7 + 7 - 1, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो 13 का लिखना है आपको, तो 13 का लिख दीजिए फटाफट से। एक इलेक्ट्रॉन उधर कम आएगा। गरिमा लिखो, बैठे क्यों हो गरिमा? ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल सामने बैठेंगे, ये एक्टिव रहेंगे। सिग्मा 2pz में जब फिल कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा N2 प्लस का, देखिए 5/2 आ रहा है, 3.5 निकल रहा है नहीं, देखते हैं एंटी बॉन्डिंग कितने हैं। एंटी बॉन्डिंग तो 4 ही दिख रहे हैं, और बॉन्डिंग कितने हैं 9 है, तो 5/2 आएगा, यानी 2 पॉइंट स्टेबल तो होगा और पैरा हो जाएगा। निकाल पा रहे हैं, कर लेंगे। आगे लिख लो एक लाइन। अच्छा नोट्स तो बने नहीं है ना, स्टार बनाइए। B2 C2 N2 एंड रिलेटिव्स। रिलेटिव समझ रहे हैं, जैसे बोल दिया जाए N2 प्लस N2 माइनस N2 प्लस प्लस C2 प्लस, ऐसे करके इनके रिलेटिव का मतलब जो इनसे बने हैं, जो स्पीसीज इनसे बनी है, क्या चलेगा सेम रूल। O2 F2 Ne2 एंड रिलेटिव्स क्या चलेगा सेम रूल। जैसे मान लो O2 प्लस आ गया, O2 प्लस प्लस आ गया, O2 माइनस आ गया, O2 माइनस माइनस आ गया, F2 माइनस माइनस आ गया, इनके जो रिलेटिव होंगे इनका एक रूल चलेगा जो बताया था। है ना, कौन सी, ये पॉइंट नोट कर लिया सबने? अब आपका सारा सवाल निकलेगा, देखिए एमओ थ्योरी का एक एक सवाल निकल जाए। अगली क्लास में आपको नहीं भाई, अब सिखाएंगे और चीजें। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी तो सीखना है आपको। डायग्राम कहाँ सीखा? हाँ चैप्टर 2 दिन तो अभी एमओ थ्योरी को देंगे, क्वेश्चंस करने। मेरे ख्याल से शायद दो लेक्चर में खत्म हो जाए, क्योंकि अब बाकी और तो कुछ बचा नहीं, कुछ छूट, वही क्या बताया था आपको, बनाना और बैक 2 बॉन्ड। चलिए आज की क्लास हो गई आपकी ऑफ। बाय बाय बच्चों, पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे आपको।